ओके, सो द टॉपिक इज़ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जो जॉइंट सिटिंग है वो इन्वॉल्व करती है बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को। ठीक है, जॉइंट सिटिंग का मतलब है दोनों जो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा हो, वो साथ में क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। दो टाइप की बेसिकली जॉइंट सिटिंग्स इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में होती है। पहली होती है जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, मतलब प्रेसिडेंट एड्रेस करता है हाउस को आर्टिकल 87 के तहत। दूसरी हमारी होती है रिजोल्यूशन ऑफ रिजॉल्व कराने के लिए लेजिस्लेटिव डेडलॉक को अंडर द आर्टिकल 108। ठीक है, दोनों आर्टिकल्स को याद रख लेना है। आर्टिकल 108 क्या कहता है कि व्हेन अ बिल इज पास बाय वन हाउस, एक हाउस अगर बिल को पास कर दें बट रिजेक्टेड और नॉट रिटर्न बाय अदर हाउस, तो लेकिन अदर हाउस उसको रिजेक्ट कर दें या फिर रिटर्न करे ही ना, व्हेन द प्रेसिडेंट रिटर्न्स अ बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, या फिर जब हमारी प्रेसिडेंट जो है रिटर्न कर देता है बिल को रिकन्सिडरेशन और उस पर भी कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। सो व्हेन मोर देन 6 मंथ हैव इलेप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द बिल बाय आइदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास बाय इट, तो अगर 6 महीने से ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे सिचुएशन लग सकती है डेडलॉक। ठीक है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा याद रखना है कि व्हेन प्रेसिडेंट भी रिटर्न करता है तो भी लग सकती है और उन्होंने कोई फैसला ना ले। की प्रोविजंस क्या है, तो इसको चेयर कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। ये लोकसभा के रूल्स को ही फॉलो करती है। यहाँ पे भी वही क्वरम चाहिए 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स फ्रॉम बोथ द हाउसेज, और एक तरीके से लास्ट रिजॉर्ट का काम करती है टू रिजॉल्व द लेजिस्लेटिव डेडलॉक्स को। अब इसके एक्सेप्शंस हैं, दैट इज़ मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल पे हमारी जॉइंट सेटिंग्स नहीं होती हैं ना। थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा के पावर्स का। तो कहाँ कहाँ जो है राज्यसभा के पास इक्वल पावर है एज इन कंपैरिजन टू लोकसभा। सबसे पहला है ऑर्डिनरी बिल। जैसे कि मैं देखा था, ऑर्डिनरी बिल में एग्जैक्ट बराबर पावर है। बोथ द हाउसेज मस्ट पास एन ऑर्डिनरी बिल। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट जॉइंट सिटिंग कैन बी हेल्ड। तो क्या होता है, दैट इज़ ऑर्डिनरी बिल को पास करने में इनका दोनों ही की ज़रूरत होती है, और अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो जॉइंट सिटिंग हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो बोथ दी हाउसेज के पास पावर है कि उनको बिल को पास करना पड़ता है 2/3 मेजोरिटी से, और कोई भी जॉइंट सिटिंग भी अलाउड नहीं है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो बोथ हाउसेज पार्टिसिपेट करते हैं इक्वली एंड मस्ट पास द मोशन विद 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, राइट, हमने देखा भी था। रिजोल्यूशन डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी, तो जो रिजोल्यूशन होता है जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है उसको पास करना भी, तो बोथ हाउसेज मस्ट अप्रूव विद इन अ मंथ फॉर इमरजेंसी टू कंटिन्यू। कौन सी मेजोरिटी के साथ, स्पेशल मेजोरिटी है ना, 44th अमेंडमेंट से किया। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस, दैट मीन्स बोथ हाउसेज मस्ट अप्रूव, उनको करना ही पड़ेगा ऑर्डिनेंसेस को जिनको इशू किया गया है बाय द प्रेसिडेंट विद इन 6 मंथ ऑफ या 6 वीक्स ऑफ री असेंबली। तो ऑर्डिनेंसेस के अप्रूवल में, डिक्लेयर करने में नेशनल इमरजेंसी को, इम्पीच करने में प्रेसिडेंट को, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल्स एंड ऑर्डिनरी बिल्स में इनकी कुल पावर है। अच्छा, व्हेन अ बिल इज रेफर टू अ जॉइंट सिटिंग, तो बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ टू बी पास बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ जो दोनों क्या बैठती हैं जब दोनों हाउसेज हमारे पार्लियामेंट की, तो उनको बिल को पास करना पड़ता है सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एट वोटिंग। तो ये ध्यान रख लेना कि जॉइंट सिटिंग में ऐसा नहीं बोलती कि स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, नहीं, सिंपल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। नाउ राज्यसभा डज नॉट हैव इक्वल पावर। कब इक्वल पावर नहीं है लोकसभा की, लोकसभा में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा मनी बिल, तो मनी बिल आपको पता है कि ओनली इंट्रोड्यूस हो सकता है लोकसभा में। राज्यसभा सिर्फ उसको अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकती है जो कि लोकसभा चाहे तो एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दे। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी फर्स्ट, ये सिमिलर है टू द मनी बिल। फाइनेंशियल बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, और इनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। एंड द राज्यसभा हैज़ लिमिटेड पावर्स, एंड राज्यसभा की लिमिटेड पावर्स होती हैं। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी फर्स्ट क्या कहता है, सिमिलर टू द मनी बिल, मनी बिल के काफ़ी सिमिलर है। फाइनेंशियल बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस, उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा के पास लिमिटेड ही पावर है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड इमरजेंसी कैन ओनली बी, इसको भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पास सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, एंड राज्यसभा का कोई भी इस पर पावर नहीं है। और इमरजेंसी की अगर मैं बात करूँ तो जो रेजोल्यूशन है डिसकॉन्टिन्यूंस के लिए, कॉन्टिन्यूंस नहीं, डिसकॉन्टिन्यू करने के लिए नेशनल इमरजेंसी को, तो उसको भी पास किया जा सकता है ओनली बाय द लोकसभा, वो भी सिंपल मेजोरिटी से, और राज्यसभा के पास ये चीज़ नहीं है। बजट या फिर कहते हो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो राज्यसभा है वो सिर्फ डिस्कस कर सकती है, बट ना ही तो अमेंड कर सकती है, ना ही वोट कर सकती है ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट सेक्शन पे। जॉइंट सेटिंग्स फॉर स्पेसिफिक बिल्स, जैसे हमने बात करी फॉर मनी बिल्स कोई प्रोविजन नहीं है जॉइंट सेटिंग का इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। तो और हम ये कह सकते हैं जब जॉइंट सेटिंग होती है तो एक तरीके से देखा जाए तो मैथमेटिकली वी कैन से कि ज़्यादा किसकी सुनी जाती है, लोकसभा के मेंबर्स की सुनी जाती है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा होते हैं। नाउ बजट डेफिनेशन क्या है, पर्पस क्या है।
देखिए बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रेजेंटेड एनुअली, जिसको हर साल प्रेजेंट किया जाता है, जो डिटेल करती है, जो डिटेल बताती है गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर की अगले साल में हम कितना कमाई कर लेंगे और कहाँ हम खर्च कर लेंगे, इसके बारे में एक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ बजट क्या होते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 कहता है, मैंडेटरी करता है कि प्रेजेंट करनी है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम कॉमनली यूनियन बजट भी कहते हैं। इंटीरियम बजट होता है, ये प्रेजेंट होता है जब हमारी गवर्नमेंट का टेन्योर एंड हो जाएगा बिफोर द फिस्कल ईयर। मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट गवर्नर है उसका टेन्योर है और मतलब इलेक्शन है आफ्टर द 5 मंथ, और साल कितने साल के लिए लाया जाता है? 12 मंथ के लिए लाया जाता है। तो उसके लिए टेम्पररी या फिर कहें तो एक तरीके का इंटीरियम बजट लाया जाता है, सो उसको हम कहते हैं। वोटर अकाउंट क्या होता है? अलाउज द गवर्नमेंट टू मीट एसेंशियल एक्सपेंडिचर अंटिल द बजट इज पास, इट इज़ टिपिकली वैलिड फॉर 2 मंथ। जैसे कि हमारा बजट आता है फरवरी के 1 तारीख को, अब हो सकता है तो फरवरी, मार्च और अप्रैल भी निकल जाता है कम से कम, ठीक है, और जब जाके वो क्या होता है, लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। तो अब अप्रैल मई के लिए जिसमें हम बजट को निकालने में ही रह गए, उसके लिए भी तो खर्चा चाहिए, तो वो वोट ऑन अकाउंट से जाता है। नाउ क्या प्रोसीजर है फॉर पासिंग द बजट, किस तरीके से हमारा जो बजट है वो पास होता है? सबसे पहले होती है प्रेजेंटेशन। सबसे पहले जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे बजट को इन द पार्लियामेंट, टिपिकली ऑन द February 1। जनरल डिस्कशन होती है जो कि कंडक्ट होती है बोथ हाउसेस में, जनरली डिस्कस करते हैं, वेयर मेंबर्स डिबेट द बजट्स ओवरऑल इम्पैक्ट, है ना, पूरा थोड़ा बहुत मतलब मोटा मोटा यहाँ पर डिस्कशन होता है। उसके बाद डिटेल एग्जामिनेशन बाय कमिटीज़ होता है। फिर उस हम जो बजट आता है उसको हम डिटेल एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं कमिटीज़ के लिए। द बजट इज़ एग्जामाइंड बाय द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़, और बजट को कौन एग्जामाइन करता है? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ जो हैं बजट को अच्छे से क्या करती हैं? एग्जामाइन करती हैं, और ओवरसाइट एंड स्क्रूटनी को और ज़्यादा बढ़ाती हैं कि और अच्छे से डिटेल तरीके से हर एक टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात की जाए। डिमांड फॉर ग्रांट्स, लोकसभा कंसिडर ईच मिनिस्ट्रीज डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉलोड बाय वोटिंग। जो डिमांड है ग्रांट्स की, लोकसभा जो है वो कंसिडर करती है ईच मिनिस्ट्री की डिमांड को फॉर ग्रांट्स के लिए, जिनको फॉलोड हमारी वोटिंग करती है। राज्यसभा की कोई वोटिंग पावर नहीं होती है इस रिगार्ड में, ठीक है, मतलब ऑफकोर्स वो वोट नहीं कर सकते। तो उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल आता है, दैट मीन्स जो ऑथोराइज करता है कि हाँ आप विड्रॉ कर सकते हो फंड्स को, जितने भी बजट में लिखी हुई है फाइनल, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू मीट द एक्सपेंडिचर, इन खर्चों को मीट करने के लिए। उसके बाद फाइनेंस बिल पास होता है, जिसमें जो कि इनेक्ट करता है प्रोविजंस रिलेटेड होता है, जिसमें बेसिकली रेवेन्यू मैटर से डील होता है कि टैक्सेशन एंड अदर रेवेन्यू रेजिंग क्या मेजर्स लेने हैं, और ये एक्ट बन जाता है। तो इट बिकम्स एन एक्ट वंस बोथ पासेज इट, है ना, बोथ हाउसेज पास इट एंड प्रेसिडेंट उसको एक्सेंट दे देता है, तो ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह, जनरल डिस्कशन, फिर कमिटीज़ के पास, फिर डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग वगैरह होती है ना, वोटिंग होती है। उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है ना, फिर फाइनेंस बिल पास होता है। अच्छा, ये दोनों ही हाउसेस से पास होते हैं, इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है। नाउ बजट कंटेन्स द फॉलोइंग, एक मिनट रुको, ये डाउट मेरे को है कि ये दोनों से होते हैं कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सो एज पर द ChatGPT इज सेइंग कि भाई नहीं, दोनों बिलों को सिर्फ और सिर्फ ओनली लोकसभा ही पास करती है। अब या दूसरे हाउस सिर्फ मान लिया जाता है कि पास हो गए जस्ट उनको बाय गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ना बजट कंटेन्स द फॉलोइंग, बजट में होता क्या क्या है? देखिए बजट में होता है एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, मतलब बताते हैं कि कितना अगले वाले जो एक साल होगा उसमें रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों तरीक़ों से हम कितना कमा पाएंगे। वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू, क्या तरीके हम इस्तेमाल करेंगे जिससे अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाएं। एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा आएगा अपकमिंग साल में। डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर एंड द रीजंस फॉर एनी डेफिसिट और सरप्लस। साथ में जो पिछला बीत गया साल उसके लिए भी वो बताते हैं कि हमने कितना एक्चुअल में खर्चा करा, कितना एक्चुअल में हमारी कमाई हुई, और अगर जितना हमने सोचा था और जितना हुआ एक्चुअल में उसमें अगर कोई डेफिसिट है, कोई सरप्लस है, तो उसका रीज़न भी बताते हैं। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी भी बताते हैं कमिंग ईयर के लिए, उसको हम फिजिकल पॉलिसी कह सकते हैं। टैक्सेशन प्रपोजल्स बताते हैं, रेवेन्यू स्पेंडिंग प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन न्यू स्कीम्स का, प्रोजेक्ट्स का, हमने देखा ही है बजट में, ये सब कुछ भी होता है। अलॉन्ग विद द बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो और भी डॉक्यूमेंट्स प्लेस करती है बिफोर द पार्लियामेंट, जिसमें से एक है द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। इसको मैंडेट किया गया था बाय द प्रोविजन ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये क्या था कि आपका बहुत ज़्यादा जो डेफिसिट है बहुत बढ़ रहा था, और फिजिकल डेफिसिट दैट मीन्स उधार लेना,
तो उसको मैनेज करने के लिए इसलिए एक्ट लाया गया था, और उसके ही चलते क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, पूरी इकोनॉमी का एक तरीके से ढांचा बनाते हैं पूरी मैक्रो लेवल पे। तो इस तरीके का डॉक्यूमेंट भी देते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट भी देते हैं, हम इकोनॉमिक्स में और अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, अब थोड़ा सा प्रेसिडेंट का क्या रोल है इस पूरे केस में, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। दैट इज इन द होल बिल पासिंग वाले सिनेरियो में। तो जो बजट है वो प्रेजेंट होता है विद द प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के साथ, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगती है यहाँ पे प्रायर, ठीक है, एंड कैन नॉट बी पास्ड विदाउट इट, उसके अलावा ही उसको पास नहीं किया जा सकता है। प्रेसिडेंट का कोई सोन से नहीं है मनी बिल के डिस्प्यूट्स में, स्पीकर का सर्टिफिकेशन इज फाइनल होता है, एंड द प्रोसेस ऑफ वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स इन द लोकसभा, और जब वोटिंग चल रही होती है हमारी डिमांड फॉर ग्रांट्स इन द लोकसभा में, तो मेंबर्स कैन मूव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट मोशंस। इस टाइम पे जो हमारे मेंबर्स हैं वो बहुत बहुत तरीके के क्या लाते हैं, कट मोशंस लेके आते हैं बजट के डाउन पे, टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि अगर उनको कोई भी तरीके का डिसअप्रूवल दिखाना पड़ता है कि भैया हमें लगता है कि ये चीज़ गलत है या ये खर्चा फालतू का हो रहा है, तो उसके चलते दीज आर की पार्लियामेंट्री टूल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री टूल्स हैं जो कि होल्ड करते हैं गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, कि गवर्नमेंट को जवाबदेही बनाते हैं कि इतना पैसा क्यों मांग रहे हो। इनेबलिंग डिटेल स्क्रूटनी ऑफ प्रपोज एक्सपेंसेस, साथ में डिटेल स्क्रूटनी भी हो पाती है, जब वो क्वेश्चन उठाएंगे तभी तो और ज़्यादा कमिटीज़ उस पर डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कशंस वगैरह करेंगी। 3 टाइप के मेन कट मोशंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है पॉलिसी कट, जिसका मेन पर्पस क्या है, टू एक्सप्रेस द डिसअप्रूवल ऑफ द जनरल पॉलिसी अंडरलाइंग आ पर्टिकुलर डिमांड, कि क्या करना, अपना एक्सप्रेस करना कि हम डिसअप्रूव करते हैं जो भी जनरल पॉलिसी है एक पर्टिकुलर डिमांड को। मैकेनिज्म क्या है, अगर उसके पास हो जाता है तो ये जो मोशन है रिड्यूस कर देता है डिमांड को फॉर द ₹1, मतलब पूरी तरीके से पॉलिसी ही गलत है ऐसा बोलते हैं। इकोनॉमी कट में बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है और उसको कम करना चाहिए, तो अगर पास हो जाता है तो रिड्यूस कर दी जाती है डिमांड बाय स्पेसिफाइड अमाउंट की। 500 करोड़ मांगा था, पर मेरे को लगता है कि 500 नहीं 400 करोड़ में काम चल सकता है, या 450 करोड़ में आराम से काम चल सकता है, तो इसलिए तो ये बेसिकली काम करता है, हाईलाइट करता है एक्सेसिव स्पेंडिंग को। टोकन कट क्या होता है, टोकन कट का पर्पस होता है स्पेसिफिक ग्रेवियंस अगेंस्ट द फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस ऑफ पार्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या प्रोजेक्ट। कोई पार्टिकुलर प्रोजेक्ट है और पार्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो अच्छा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बोलते हैं कि उसको थोड़ा सा कम पैसा दो, क्योंकि फालतू का पैसा देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। नाउ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस देख लेते हैं रिगार्डिंग द बजट। सबसे पहला 112 है जो कि बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, बजट की बात करता है ना, और अगर हम बहुत अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो ये कहता है कि प्रेसिडेंट मैंडेटरी करता है प्रेसिडेंट को कि वो प्रेजेंट करें एनुअल बजट को, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, पार्लियामेंट के सामने, और आउटलाइन करें क्या एस्टिमेटेड रिसिप्ट है, क्या एक्सपेंडिचर होंगी अपकमिंग फिस्कल ईयर के लिए। नाउ 113 क्या कहता है, डिमांड फॉर ग्रांट, ये बात करता है कि नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आप कोई भी डिमांड करनी है ग्रांट की तो उसके लिए आपको रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की, और ये कवर करता है रिक्वायर्ड पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर ईच एक्सपेंडिचर आइटम, ठीक है। नाउ 114 कहता है अप्रोप्रिएशन बिल, कि ये प्रोवाइड करता है कि आफ्टर द डिमांड फॉर ग्रांट अगर उन पर वोट हो जाती है बाय द लोकसभा तो गवर्नमेंट को मस्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है एक अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, जो कि ऑथोराइज करता है, जो कि अथॉरिटी देता है, पावर देता है कि आप विड्रॉ कर सकते हो, अनुमति देता है एक तरीके से विड्रॉ कर सकते हो फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नो अमाउंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई भी पैसा निकालना होता है तो बिना इजाज़त के, बिना अप्रोप्रिएशन बिल को पास करे आप नहीं कर सकते हो। 115 बात करता है सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट्स की, इनको हम और डिटेल में आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। एंड देन 116 बात करता है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट, एक्सेप्शन ग्रांट्स की। सप्लीमेंट्री में नाम से थोड़ा सा समझा देती हूँ कि एक्स्ट्रा फंड चाहिए आपको, सप्लीमेंट करना है ना, इनसफिशिएंट रह गया था फंड, ठीक है। एडिशनल का मतलब होता है कि आपको कोई अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर, कोई नया ही आपको करना पड़ गया। एक्सेस ग्रांट का मतलब आपसे एक्सेस खर्चा हो गया है। वोट ऑन अकाउंट अभी देख के आए थे, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शन ग्रांट इज ऑल्सो लाइक अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए होते हैं। 117 बात करता है स्पेशल प्रोविजन टू फाइनेंशियल बिल्स, हमने देखा था ना फाइनेंशियल बिल कैटेगरी फर्स्ट एंड फाइनेंशियल बिल कैटेगरी सेकेंड। तो ये कहता है कि मनी बिल एंड जो फाइनेंशियल बिल है एक्सेप्ट द फाइनेंशियल बिल सेकेंड कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड मस्ट रिसीव द प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन। एंड ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन जो है उनको लेना है। आर्टिकल 266 बात करता है कंसोलिडेटेड फंड का एंड पब्लिक अकाउंट का। ध्यान रखने वाली बात है कंटीजेंसी फंड का बात नहीं कर रहा है, ये कंसोलिडेट एंड द पब्लिक अकाउंट की बात कर रहा है। ये कहता है कि गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया विच आर सोर्सेज फ्रॉम विच गवर्नमेंट फंड्स आर ड्रॉन एंड मैनेज, जो कि वो सोर्सेज होंगे कि जहाँ से आप पैसा को निकाल सकते हो।
267 बात करता है कंटीजेंसी फंड के बारे में, जो कि कहता है कि हमें कंटीजेंसी फंड बना के रखना है जो कि अंडर द कंट्रोल किसके होगा, प्रेसिडेंट की, और उस पैसे को हम जब यूज़ करेंगे जब देयर इज एनी अर्जेंट ऑन अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर हो जाता है तो, ठीक है, दैट इज इट। नाउ अदर प्रोविजन अगर हम देखें तो नो टैक्स शेल बी लीव्ड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ के थ्रू ही आप किसी टैक्स को लगा सकते हो और कलेक्ट कर सकते हो, बिना लॉ के आप ऐसा नहीं कर सकते हो। पार्लियामेंट चाहे तो रिड्यूस कर सकती है और एबॉलिश कर सकती है टैक्स को, बट कैन नॉट इंक्रीज इट। बिकॉज मेरे को ये थोड़ी सी बात जो है वो मेरे को भी समझ में नहीं आती है, तो हम इसको थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बेटर तरीके से समझा जाए, दैट वाई इज दिस सो। ओके, सो बेसिकली ये स्टेटमेंट ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट तो चाहे बाय लॉ से कम कर सकती है, एबॉलिश कर सकती है, लेकिन टैक्स नहीं लगा सकती है। टैक्स करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो बेसिकली ये कहना चाहता है, नथिंग एल्स। समझ में आ गया? ओके, नाउ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जैसे हमने बात करी 266 के तहत, ये ऐसा फंड होता है, इट इज़ अ फंड टू विच जितने भी रिसिप्ट, जितने भी जनरली पैसा आता है वो क्रेडिट होता है, और जितने भी मोटे मोटे पेमेंट्स हैं यहीं से डेबिट होता है। जितना भी रेवेन्यू रिसीव करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जितने भी लोन्स रेज करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, लोन्स, वेव्स, मीन्स किसी भी तरीके से लोन्स लिया, एडवांस लिया, या जितनी भी मनी रिसीव करी गवर्नमेंट ने, रीपेमेंट ऑफ लोन जब उनको मिला, तो सारे केसेस में जनरली पैसा यहाँ पे जाता है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है आर्टिकल 266। अब ये क्या है, जितनी भी अदर पब्लिक मनी है, लोगों का पैसा ना, पब्लिक अकाउंट, अदर देन दोज विच आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस पैसे के अलावा जो कि हमारा ऑलरेडी CFI में रखा गया है, रिसीव बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट शेल बी क्रेडिटेड, उसके अलावा जितना भी लोगों का पैसा आता है, ठीक है ना, वो हमारा इसमें जाता है। ये इंक्लूड करता है प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट, जैसे कि जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं तो उनका जो PF है वो यहाँ पे, जुडिशियल डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक जो है डिपॉजिट, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट, रेमिटेंसेज एक्सेट्रा, वो यहाँ पे आते हैं। दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस अकाउंट को ऑपरेट हम एग्जीक्यूटिव एक्शन से करते हैं। दैट इज़ द पेमेंट्स फ्रॉम दिस अकाउंट कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। मतलब अगर आपको यहाँ से पैसे की पेमेंट करनी है तो आपको यहाँ पे पार्लियामेंट की अप्रोप्रिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको बहुत अच्छा एक जो तरीका है याद करने का वो सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा है वो PF का पड़ा है। अब लोगों का PF है, लोगों को PF देना है, जैसे उनकी रिटायरमेंट होती है, फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट होती है, तो रिटायरमेंट पे देना है। तो अब हर कोई बंदा जब रिटायर होगा तो ज़रूरी नहीं उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल दिलाया जाए, है ना, तो इसीलिए हमने इसको विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल रखा है, ऑपरेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन। नो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को तो एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश कराना पड़ेगा, इनटू विच अमाउंट्स डिटरमाइंड बाय लॉ आर पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर जो भी लॉ कहता है कि कितना पैसा उसमें डालना है, टाइम टू टाइम उसमें उतना डालते रहेंगे एज पर द लॉ। अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट है उसने इनेक्ट करा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को 1950 में, एंड दिस फंड इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। और इस जो फंड है उसको हमने प्रेसिडेंट की अनुमति के ऊपर रखा है, मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो उसमें से पैसा निकाल सकता है। ही कैन मेक एडवांसेस आउट मीट द अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, और जो भी है हमारा अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर है उसको भी क्या कर सकता है, एडवांसेस उसमें से दे सकता है, एंड पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे ऑथराइजेशन पार्लियामेंट की लेनी पड़ेगी। तो CFI में तो पार्लियामेंट का अप्रूवल हमें कंटिजेंसी एंड CFI में लेना पड़ेगा। कंटिजेंसी में थोड़ा सा पोस्ट लेना पड़ता है, मतलब बाद में, और CFI में बस प्री लेना पड़ता है, इतना ही फ़र्क है। पब्लिक अकाउंट में एज मनी डज नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट, तो पब्लिक अकाउंट में आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी, ठीक है। द फंड जो है, वैसे इस फंड को हेल्ड हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, लाइक द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल्सो ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव। ऑपरेटिव का मतलब क्या है कि इसमें से पैसा निकालने की अनुमति किससे लेनी है, तो दोनों ही केसेस में प्रेसिडेंट से लेनी है। इसमें देखिए लेकिन बाद में पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे पोस्ट पार्लियामेंट का अप्रूवल की ज़रूरत है। और यहाँ पे CFI वाले केस में तो आपको प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना ना तो आप डाल सकते हो ना आप निकाल सकते हो, पार्लियामेंट का ही अप्रूवल जरूरी है प्री मूविंग, ठीक है। आई थिंक अब कोई भी डाउट नहीं होगा। अच्छा, जो ये सारे हम पढ़ के आए थे इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनका जनरली आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है, आपको एड्रेस करना है शॉर्टफॉल, कमी पड़ गई थी, ठीक है। जैसे कि 200 करोड़ था और ये कमी बढ़ गई, 200 करोड़ में वो काम नहीं हो पाया। एडिशनल ग्रांट होता है जो कि अनफोर्सिन एक्सपेंसेस के लिए होता है। एक्सेस ग्रांट होता है एक्सपेंडिचर दैट वेंट बियॉन्ड द अप्रूव्ड बजट, जो कि हमने अप्रूव किया था 200 और हमारा समझ लो कि 220 का हो गया खर्चा, एक्सेस ग्रांट। दीज ग्रांट्स इनको रिवाइव कौन करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, मतलब इनको चेक ऑन करता है, इनको भी चेक ऑन किया जाता है। वोट ऑफ क्रेडिट क्या है, जैसे हमने बताया इसको यूज़ करते हैं टाइम्स ऑफ इमरजेंसी या फिर अनफोर्सिन क्राइसिस, और उसके तरह से ब्लैंक चेक की तरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इट
इट इज़ लाइक अ ब्लैंक चेक गिवन टू द एग्जीक्यूटिव बाय द लोकसभा की लोकसभा ने एग्जीक्यूटिव को ब्लैंक चेक दे दिया है कि बिकॉज ऐसी परिस्थिति है तो जितना चाहो उतना अमाउंट उसमें भर लो, ठीक है। एक्सेप्शनल ग्रांट्स क्या होते हैं? यूनिक वन ऑफ प्रोजेक्ट्स और पर्पसेस आउटसाइड द रूटीन गवर्नमेंट फंक्शन। कोई ऐसा काम करना पड़ गया जो यूनिक है अपने आप में, ठीक है, एक्सेप्शनल है ना, एक्सेप्शन है ना, वन ऑफ प्रोजेक्ट है कोई, या फिर ऐसे पर्पसेस जो कि गवर्नमेंट के रूटीन फंक्शन से बाहर है। सो दीज ग्रांट्स आर नॉट रिकरिंग, और ये क्या है, रिकरिंग नहीं है, बार बार नहीं होंगी। दे आर प्रिजर्व फॉर स्पेशल सिचुएशन, स्पेशल सिचुएशंस के लिए इनको रखा गया है। दीज आर एक्सेप्शनल ग्राउंड। टोकन ग्राउंड क्या होता है? देखिए टोकन ग्राउंड का मतलब है इज अ नॉमिनल लोकेशन ऑफ ₹1 अलाउंग फंड्स टू बी रीअलोकेट फ्रॉम अदर बजट एरियाज विदाउट इंक्रीजिंग द टोटल बजट। वो कहते हैं इसके टोटल बजट था, ठीक है, और टोटल बजट में अलग अलग मिनिस्ट्री को हमने पैसे दिए, जैसे यहाँ पे दिए 200 करोड़, यहाँ पे भी 200 दे दिए, चलो यहाँ पे भी 200 दे दिए, 200 200 200 200 200 200 200 दे दिए। अब ज़रूरत पड़ेगी इसको कि मेरे को 200 की जगह ना मेरे को चाहिए 250, और इसको इसका 150 करोड़ पे आराम से खर्चा चल रहा है, तो हम उसी के पैसे को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे कि टोटल अमाउंट तो हमारा बढ़ा नहीं, बट हमने रीअलोकेट कर दिया बस। प्राइमरीली अब पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एक तरीके की पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है जो हेल्प करती है मेक माइनर एडजस्टमेंट्स की छोटी मोटी एडजस्टमेंट करने में बिटवीन द डिपार्टमेंट्स और सर्विसेज विदाउट न्यू बजटरी प्रोविजन, क्योंकि नया ग्रांट नहीं लेना पड़ेगा, नया पैसा नहीं लेना पड़ेगा, नया बजट नहीं लाना पड़ेगा, और स्पेसिफिकली हो जाएगा। नाउ अब कुछ एक्सपेंडिचर हैं जो कि चार्ज होते हैं एंड एक्सपेंडिचर मेड ऑन द कल्चरल फंड ऑफ इंडिया, चार्ज एंड मेड, ठीक है। सबसे पहला है जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर डायरेक्टली चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मीनिंग इट इज़ नॉन वोटेबल, मतलब इन पे वोट नहीं होगी एंड डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट की वोट्स की ज़रूरत इन पे नहीं है, ओनली अ डिस्कशन में अगर, हाँ डिस्कशन कर सकते हो लेकिन वोट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई पार्लियामेंट्री की वोट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डिस्कशन। अब क्या क्या इसके अंदर आते हैं ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको रटना भी है थोड़ा सा। तो सबसे पहला है प्रेसिडेंट उनकी ऑफिस है, प्रेसिडेंट पे तो कैसे वोट करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा एंड राज्यसभा की, इसलिए रखे गए सो दैट वो न्यूट्रल होकर काम करें। पेंशन्स ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, पेंशन्स ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की जजेस की पेंशन, पेंशन ऑफ द कैग, पेंशन ऑफ द यूपीएससी चेयरमैन, ठीक है। तो पेंशन किस किस की है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ यूपीएससी, सैलरी, सॉरी, तो पेंशन सिर्फ किस किस की है, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट की है, हाई कोर्ट की है, कैग की है, यूपीएससी की चेयरमैन की, इन सबकी पेंशन। नाउ इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट और पेंशन। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सुप्रीम कोर्ट, कैग, यूपीएससी के इंक्लूडिंग देयर एम्प्लॉय की सैलरीज, डेप्ट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल, डेप्ट के चार्जेस हुए कोई, एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिग्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कोई ऐसा पैसा जो आपको देना ही पड़ेगा, कोई जजमेंट के चलते या कोई अवार्ड के चलते, वो कोई डेप्ट चार्ज हुआ है, कोई उधारी थी गवर्नमेंट की वापस करनी है, वो एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर बाय पार्लियामेंट, या फिर पार्लियामेंट कुछ और भी बोल दे तो ये सब कुछ हमारे हैं। तो ध्यान रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सैलरी एंड पेंशन, तीनों चीज़ें किसकी है, सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी एंड कैग की, और सिर्फ एचसी की क्या है, दैट इज़ पेंशन है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा बार बार इसको देख के एक बार रिकॉल कर लेना, रिवाइज कर लेना। नाउ वोटेबल मतलब जिन पे खर्चा होगा ही होगा, यहाँ पे आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फंड्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, डिफेंस बजट हुआ, सोशल स्कीम, कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम, इन सब का पैसा हमारा क्या होता है, मेड ऑन, वोटेबल एक्सपेंडिचर है, उस पर वोट होती है, ठीक है। वो भी कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा करता है। एंड ये मतलब अपने आप में बजट का ही वो वाला पार्ट है जहाँ पे इस डिमांड को सुपरवाइज किया जाएगा एंड वोट किया जाएगा, दैट इज इट। समझ में आया? नाउ द स्पेशल पावर टू द राज्यसभा। तो राज्यसभा के पास भी कुछ स्पेशल पावर्स हैं। सबसे पहला है क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो अगर आपको अंडर आर्टिकल 312 कहता है कि अगर जो राज्यसभा है उसको ऑथोराइज किया गया है कि अगर आपको क्रिएशन करनी है न्यू ऑल इंडिया सर्विस, कोई भी न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को लेके आना है, लाइक आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन विथ 2/3 मेजोरिटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। एंड लोकसभा डज नॉट हैव दिस पावर, लेकिन लोकसभा ऐसा नहीं कर सकती है। देन पावर टू इनेबल लेजिस्लेशन ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, आर्टिकल 249 के तहत जो राज्यसभा है वो रेजोल्यूशन ला सकता है और अनुमति दे सकता है पार्लियामेंट को टू फ्रेम लॉज ऑन द स्टेट और लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे। नाउ ये अलाउ करता है कि राज्यसभा इंपावर कर सकती है पार्लियामेंट को टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इफ इट डीम्स द सब्जेक्ट टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, अगर उसको लगता है कि जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस का है। नाउ दिस रिक्वायर्स अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ 2/3
2/3 मेजोरिटी एंड द इफेक्ट लास्ट फॉर अ ईयर बट कैन बी एक्सटेंडेड। लेकिन इसकी ज़रूरत है रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ 2/3 मेजोरिटी, कि रेजोल्यूशन को 2/3 मेजोरिटी से पास करें एंड द इफेक्ट लास्ट फॉर अ ईयर। मतलब कुछ नहीं है, जब रेजोल्यूशन पास करेंगे तो 1 साल तक रहेगा उसका इफेक्ट, उसके भीतर भीतर ले आओ, फिर उसके बाद और भी इसको दोबारा रेजोल्यूशन आके और एक्सटेंड किया जा सकता है। बेसिक चीज़ें कुछ नो। सो इमरजेंसी प्रोक्लेशन में तो इफ लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, हमने देखा था इमरजेंसी वाले चैप्टर में, अगर लोकसभा डिसॉल्व है उस टाइम पे तो राज्यसभा अकेली होकर अज्यूम करती है ग्रेटर सिग्निफिकेंस है इन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी को यही अप्रूव करती है इकलौती। ये क्या इंश्योर करती है कि कंटिन्यूटी रहेगी लेजिस्लेटिव पावर में ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस व्हेन लोकसभा इज नॉट इन सेशन, जब लोकसभा में सेशन में नहीं रह सकती है। नाउ साथ में जो रिमूवल है वाइस प्रेसिडेंट का, तो उनका एक यूनिक रोल है कि वही सिर्फ इनिशिएट कर सकती है रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट को, जो कि ऑल्सो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। जो रेजोल्यूशन है उस द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल कैन बी इनिशिएटेड ओनली, और वो सिर्फ उस राज्यसभा में आ सकता है, और उसको पास करना होता है बाय द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। दैट मीन्स टोटल जो मेंबरशिप है उसका, देन एग्रीड अपॉन बाय द लोकसभा, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से वहाँ से पास होगा, देन लोकसभा पे जाके सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। नाउ कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। आई थिंक चैप्टर तो ओवर है, दैट इज द लास्ट पेज। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मतलब जो पार्लियामेंट के लोग होते हैं तो उनके पास कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन, ये ऐसी लीगल इम्यूनिटीज़ हैं, मतलब इस तरीके से एक ऐसी इम्यूनिटीज़ है, ऐसी फ्रीडम्स दे रखी हैं ग्रांटेड टू पार्लियामेंट एंड उसके मेंबर्स को, जिससे कि क्या हो, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़ की अच्छे से लॉ मेकिंग जो है वो हो पाए। और कुछ कलेक्टिव प्रिविलेजेस हैं, जैसे राइट टू पब्लिश रिपोर्ट। ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो पब्लिश कर सकते हैं अपने डिबेट को, रिपोर्ट को, प्रोसीडिंग्स को, एंड इवन रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है अदर्स फ्रॉम डूइंग सो, मना भी कर सकती है कि तुम ये मत करो, ठीक है, किसी और को। द 44th अमेंडमेंट एक्ट वैसे आया था जिसने अलाउ करा था कि प्रेस भी पब्लिश कर सकती है ट्रू रिपोर्ट्स, लेकिन कैसी करनी है, ट्रू रिपोर्ट्स करनी है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग द सीक्रेट सिटिंग्स। ऑफकोर्स सीक्रेट सिटिंग्स में नहीं कर सकती, बाकी सबकी कर सकती है। ये हमारा क्या है, राइट टू पब्लिश द रिपोर्ट्स है। दूसरा है एक्सक्लूजन ऑफ स्टिमुलस। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो एक्सक्लूड कर सकती है नॉन मेंबर्स को, एंड कैन होल्ड सीक्रेट सेटिंग्स कर सकती है टू डिस्कस करने के लिए इंपॉर्टेंट मैटर्स को। थर्ड, रेगुलेशन ऑफ प्रोसीजर, वो अपने प्रोसीजर को किस तरीके से काम को उसको खुद को रेगुलेट भी कर सकती है। ईच हाउस कैन मेक इट्स ओन रूल्स, अपने खुद के रूल्स बना सकते हैं टू मैनेज करने के लिए अपने इंटरनल अफेयर्स एंड रेगुलेट करने के लिए अपने बिजनेसेस को। पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट, ये कहते हैं जो पार्लियामेंट है वो पनिश कर सकती है मेंबर्स को और आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस और कंटेम्प्ट। अगर कोई भी पार्लियामेंट के काम में उलझन डालेगा या फिर क्या करेगा, बेइज्जती करेगा पार्लियामेंट की, तो उस चलते गलत तरीके से कुछ भी यूज़ करेगा तो उसके लिए मनिश कर सकती है मेंबर्स को, गलत वर्ड्स को यूज़ करेगा। इट मे इंक्लूड रेप्रीमेंडिंग। रेप्रीमेंडिंग का मतलब क्या होता है, एडमॉनिशिंग और इम्प्रिजमेंट। तो ये मतलब जेल वेल भी हो सकती है। मेंबर्स में ऑल्सो फेस सस्पेंशन, है सस्पेंड भी किया जा सकता है, बेसिक चीज़ है। नाउ राइट टू इन्फॉर्मेशन, पार्लियामेंट इज एंटाइटल्ड टू इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑन द अरेस्ट एंड डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजमेंट एंड रिलीज ऑफ इट्स मेंबर। वो कहता है राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि उनको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिले अगर अरेस्ट होता है या डिटेंशन होता है या कन्विक्शन होता है, इम्प्रिजमेंट जेल होती है, रिलीज़ होता है फिर किसी भी उसके मेंबर का, जैसे कि कोई एमपी है और अगर उसको कुछ भी हो गया तो पार्लियामेंट का अधिकार है कि उसको इमीडिएट इन्फॉर्म किया जाए। पावर टू इंस्टीट्यूट इंक्वायरीज, पार्लियामेंट चाहे तो सम्मन कर सकती है विटनेसेस को, डॉक्यूमेंट्स को मांग सकती है, कंडक्ट कर सकती है इंक्वायरीज अपने बेसिस पे। जुडिशियल इम्यूनिटी, कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स। जो कोर्ट्स हैं वो हमारी प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट और उनकी कमिटीज़ किस तरीके से काम कर रही है, क्या काम कर रही है, उसमें दखलंदाजी नहीं दे सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल प्रोसेसेस, नो सिविल और क्रिमिनल लीगल प्रोसेस कैन बी सर्व विद इन पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स विदाउट परमिशन फ्रॉम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ना ही कोई लीगल और क्रिमिनल प्रोसेस भी नहीं हो सकता उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में जब तक कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अलाउ नहीं करता है। नाउ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स, तो क्या इंडिविजुअल प्रिविलेजेस है हमारे मेंबर्स के। सबसे पहला है इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट। एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल एमपी को क्या मिलता है ना, उसको इम्यूनिटी है अरेस्ट से, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मेंबर्स कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन 40 डेज बिफोर एंड 40 डेज आफ्टर द सेशन। सेशन चल रहा है उसके 40 दिन पहले, उसके 40 दिन बाद तक आपको सिविल केसेस के मैटर में अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बट ऑफ कोर्स नॉट इन अ क्रिमिनल और प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस, वो अलग है, वो एक्सेप्शन है, तब तो आपको कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेंबर्स जो है वो इम्यून है फ्रॉम लीगल एक्शन फॉर एनी स्पीच और वोट मेड इन द पार्लियामेंट और इट्स कमिटीज़। मेंबर्स को पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा
ऑन द बेसिस कि उन्होंने क्या स्पीच दी, किसको वोट करा अपनी पार्लियामेंट या कमिटीज़ में, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री रूल्स। हाँ, उस पर रूल्स ज़रूर अप्लाई होंगे, पार्लियामेंट्री रूल्स अप्लाई होंगे, और रूल्स अगर फॉलो नहीं किया हुआ तो सस्पेंशन, पेनल्टी वगैरह लग जाएगी, डांट भी लग जाएगी, लेकिन लीगल एक्शन नहीं हुआ, कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा इस बारे में। एक्सेप्शन फ्रॉम ज्यूरी सर्विस है, मेंबर्स एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम सर्विंग ऑन ड्यूटीज और अपीयरिंग एज अ विटनेस इन अ कोर्ट केस ड्यूरिंग अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जब सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जाके सर्व करें एज अ ज्यूरी, विटनेस की तरह, या कोर्ट ना जाए, मतलब मना कर सकते हैं कि अभी मैं कोर्ट का कोई काम नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी काम। नाउ it should be noted here that Parliament till now had not made any special law to exhaustively codify all the privileges। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पार्लियामेंट ने कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना रखा है कि ये सारी प्रिविलेजेस हैं, ये नहीं है, और एक जगह पे वो कॉडिफाइड नहीं है। ये जनरली 5 सोर्सेज पे बेस्ड ऑन है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, कुछ लॉज पार्लियामेंट ने बनाए हैं, कुछ में कुछ रूल्स हैं दोनों के, कुछ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन चली आ रही है, कुछ जडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं, इस तरीके से बेसिक चीज़। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा देख लेना, प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ फैक्ट है कि 5th जो लोकसभा है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग लोकसभा थी ड्यू टू द इमरजेंसी, और उसका जो टेन्योर था उसको बढ़ाया गया था 2 साल। ठीक है, और 12th जो लोकसभा है वो शॉर्टेस्ट थी, सबसे उसका शॉर्टेस्ट टेन्योर था। ये आई डो नॉट थिंक ये सच आएंगे, बट ठीक है, वी हैव डन। सो होल पार्लियामेंट चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से 1.5 घंटे के अंदर कर लिया है। 1.5 घंटे कुछ भी नहीं है। इट इज़ सच अ बिग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर कि हर साल प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन आएगा, और हर साल 2 भी आ सकते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस में भी आता ही आता है। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ ह्यूज एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसको 1.5 घंटे लगे, बट इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ वर्थ इट। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि अब इसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, वीडियो देखनी है, बुक को सामने खोलना है, और रीड करते हुए चलना है, रीड करते हुए चलना है, और रिकॉल भी करना है। ऑफ कोर्स दिस दैट इज़